ऐसा है सर कि हमारा लोग फॉरेस्ट को समझते नहीं है कि फॉरेस्ट क्या कर सकता है। फॉरेस्ट का मतलब लोग समझते हैं कि भाई ठीक है, एक जंगल है और उस जंगल में पेड़ होंगे और कुछ जंगली जानवर होगा। यहां तक लोग जानते हैं कि यही फॉरेस्ट है, लेकिन फॉरेस्ट आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और आपके फॉरेस्ट आपके डेथ से भी जुड़ा हुआ है। दो उदाहरण मैं बताता हूं। एक गिबॉन एक शहर है, देश है सेंट्रल अफ्रीका में, झाजी। और ये इसमें दो गांव हैं, मेबाउट 1 और मेबाउट 2। ये दोनों गांव इवाइंडो रिवर के बगल में है और मिंकेवी नेशनल पार्क से चिपका हुआ, सटा हुआ। 1995 की बात होगी झाजी। कुछ यूथ, कुछ युवा लोग जिनकी संख्या 31 थी, जैसा बेरोजगारी का दौर होता है उनके साथ भी था, और उन लोगों ने यह कहा कि आज चलते हैं कुछ शिकार करते। तो वो लोग शिकार करने चले गए। उन्होंने एक चिंपैंजी को मारा और चिंपैंजी को मारने के बाद घर लाए और घर लाने के बाद उसे खाया, बनाया और खाया। सुबह उस 31 लोगों में 21 लोग मर गए। उनके गांव से एक शहर है मोकाकू, गिबॉन में ही, जहां पे एक फ्रांस का डॉक्टर आया हुआ था जो वायरोलॉजिस्ट था। उसका नाम था एरिक लेरॉय। तो जो लोग मर रहे थे या मर गए थे, अब उनको तो पता नहीं था क्या हो रहा है, वो उसके पास ले गए। 48 घंटे की दूरी थी उस गांव से। तो जब डॉक्टर ने देखा तो पहली बार बताया कि ये तो इबोला वायरस है। आपने सुना होगा, इबोला का नाम आपने सुना होगा। इबोला से लोग मर गए। मॉर्टेलिटी रेट रफली 89% होता है। खान साहब, आज उमेश जोशी जी दिखाई नहीं पड़ रहा, नहीं है क्या वो? सॉरी, मैं है। अच्छा ठीक है। तो उससे इबोला सर कोरोना का ही भाई भतीजा है। अब आगे बता रहा हूं जहां साहब, अभी आगे आ रहा हूं। उसके बाद एक और, तो ये क्या हुआ कि वो जंगल से जो चिंपैंजी उन्होंने मारा था, चूंकि चिंपैंजी अगर आप जंगल में रहता तो आप पे इबोला नहीं आता। हम लोगों ने क्या किया है कि जंगल का विनाश शुरू कर दिया है। आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नेचर से लड़ नहीं सकते। नेचर वापस आपको देती है उसी कॉइन में। अभी कोरोना का हालत देख लीजिए। कोरोना वुहान से शुरू हुआ। एक चाइना में एक जगह है जो यांगटे रिवर के बगल में है, और वुहान ह्यूबी सेंग प्रोविंस का कैपिटल है। 2017 से 20 के बीच में 47,381 वाइल्ड लाइफ को स्लॉटर करके खाया, मार के खाया। और 2013 से 20 के बीच में उस वुहान शहर का करीब 70% जंगल इन लोगों ने खत्म कर दिया। अब आप देखिए, आपने तो मारा 47,381, और इंडिया में उस कोविड की वजह से, अब कोविड आया कहां से? तो जंगल में जो बैट रहता है, चमगादड़ जिसे कहते हैं, वो उसका कैरियर था। और
पूरे वर्ल्ड में करीब 67 मिलियन लोग मरे, इंडिया में मरने वालों की संख्या 47 मिलियन। नहीं, 4.7 मिलियन, मतलब 47 लाख लोग मर गए। अब आप देखिए क्या होता है, एक चीज, एक गलती करते हैं, आपने वहां पे गलती की और यहां पे आप पाए। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं वेस्टर्न घाट के पहले कि इंडिया का फॉरेस्ट क्या है। भारतवर्ष में भारत सरकार, नागेश झा जी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। उस रिपोर्ट का नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। भारत सरकार करती है तो मान के चलिए कि वो बाइबल ही हो, सारी चीजें सच लिखी हुई होंगी उसमें। वो रिपोर्ट ये कहता है कि 2017 में जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर था, वो फॉरेस्ट कवर 24.56% है, और 19 और 21 में वो फॉरेस्ट कवर 24.62% है, और आज वो फॉरेस्ट कवर 25.17%। वो फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है। तो एक दो लाइन याद आता है नागेश झा जी, एक शेर है कि ज्यों ज्यों दवाली मर्ज बढ़ता गया। फॉरेस्ट कवर आपका, आशुतोष पंत जी भी आ गए, दूसरे IAS ऑफिसर। हमने अभी उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने पसंद किया था, तो आशुतोष पंत जी का बहुत बहुत स्वागत है। उमा शंकर जी के मित्र हैं, IAS ऑफिसर डॉक्टर आशुतोष ये पंत जी, आपका स्वागत है। हाँ सर बोलिए। तो जो फॉरेस्ट कवर है, वो फॉरेस्ट कवर 2017-19 में 24.56% है, 19-21 में 24.62% है, और 23 में वो 25.17 हो जाता है। अब देखिए अंदर का खेल क्या है, अंदर का डायनेमिक्स आपको समझना पड़ेगा। अंदर का डायनेमिक्स ये है कि जो टोटल फॉरेस्ट कवर होता है, वो फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, जो कि आप खेतों में पेड़ लगाते हैं या जो कहीं और भी फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट का डेफिनेशन क्या है? अगर 1 हेक्टेयर, अमिताभ जी थोड़ा आप म्यूट कर दीजिए, म्यूट करिए। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। सुबोध आप भी म्यूट कर दें, ठीक है, थैंक यू। तो जो टोटल आपका जो फॉरेस्ट कवर है और ट्री कवर, दोनों को मिला के टोटल फॉरेस्ट कवर होता है। जो सबसे बड़ी बात और एक चौंकाने वाली बात है, वो ये है कि आपका जो ट्री फॉरेस्ट कवर, सॉरी, जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, वो 2023 में 3.41% हो गया। अब यहां पे एक पेपर पब्लिश होता है, वो पेपर पब्लिश होता है, वो कहता है 18 से 22 के बीच में, रखा है आपने लो, 18 से 22, कैमरा बंद कर ली, कैमरा खुल गया। नहीं 18 से 22 के बीच में 5.6 मिलियन सुबोध जी थोड़ा सा उसको स्विच ऑफ कर ले, आप म्यूट कर ले, आप म्यूट कर ले, सुबोध जी आप म्यूट कर ले। यस, तो ये होता है कि एक पेपर पब्लिश होता है, और वो पेपर ये कहता है कि जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है या जो फार्म फॉरेस्ट है, उसमें
5.6 मिलियन पेड़ काटे गए 2018 से लेकर। तो क्या गड़बड़ है देख लो। मैं सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा म्यूट कर ले, आवाज दिक्कत आती है। तो 2018 से 22 के बीच में करीब 5.6 मिलियन पेड़ काटे गए। अब यहां पे दो तीन चीजें और समझनी पड़ेंगी जो कि फाइनल थ्रेड है। देखिए क्या कहता है कि 2019 और 21 और 2021 और 23 इसकी अगर आप कल्पना करेंगे तो क्या पाएंगे कि 2019 और 21 के बीच में करीब 15,183 स्क्वायर किलोमीटर वेरी डेंस फॉरेस्ट काट दिया गया, और वो काटा गया, डिग्रेड हुआ, जिससे वो नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। और जितना प्लांटेशन किया गया उसका 10 टाइम्स फॉरेस्ट आपका 10 टाइम्स उसका ज्यादा फॉरेस्ट आपका डिग्रेड हुआ, और उसमें करीब 9,117 स्क्वायर किलोमीटर नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम कहीं पे सस्टेनेबल नहीं है, हमारी सस्टेनेबिलिटी नहीं है, आपकी आवाज आएगी, अरे ये हमारा नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। अब आइए 21 और 23 के बीच में, 21 और 23 में क्या होता है? जो हमारा बायएनुअल रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट हर 2 साल के ऊपर तैयार होता है। वो रिपोर्ट क्या कहता है कि करीब 21 से 23 के बीच में 294.7 स्क्वायर किलोमीटर वेरी डेंस फॉरेस्ट उसको कहते हैं सर जी, जिसमें डेंसिटी 70% होगा। अब डेंसिटी क्या होता है, मैं नॉन टेक्निकल तरीके से आपको बताता हूं। जब आप किसी जंगल में जाएं और सर ऊपर कर लीजिए और आसमान कितना दिखाई पड़ रहा है, अगर आसमान दिखाई नहीं पड़ रहा है, एकदम सिर्फ ट्री का कैनोपी ही दिखाई पड़ रहा है, तो कहते हैं कि 100% उसका डेंसिटी। तो ये हुआ कि 294.7 वेरी डेंस फॉरेस्ट आपका चला गया, और 3,361.5 स्क्वायर किलोमीटर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जिसका की डेंसिटी 40 से 70% होता है, वो खत्म हो गया। और वेस्टर्न घाट जो आज का हमारा विषय है, वेस्टर्न घाट में करीब 1,043.23 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कट गया, और 1,488 स्क्वायर किलोमीटर अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अनक्लास जिसको किसी क्लास में नहीं रखे हैं लेकिन फॉरेस्ट के रूप में है, वो नॉन फॉरेस्ट हो गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सर कि आपके पास एक बैकग्राउंड है कि वो बैकग्राउंड कि फॉरेस्ट का कटने का रफ्तार क्या है। अब अगर आप देखेंगे 11 से 21 जो एक डिकेड है, उसके बीच में 93,000 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट है, जिसमें कि वीडीएफ भी है, एमडीएफ भी है, वो नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। मतलब अब वहां पे फॉरेस्ट नहीं। प्रसाद साहब अभी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। प्रसाद साहब कह रहे थे कि देखिए अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास सिर्फ आंकड़ों का खेल बचा है सर। हम सिर्फ आंकड़ों का खेल कर रहे हैं। फॉरेस्ट और प्लांटेशन, हमारा फॉरेस्ट कवर अगर आप देख लीजिएगा तो बढ़ रहा है। बढ़ कहां रहा है? हम जो प्लांटेशन कर रहे हैं वो प्लांटेशन हमारा बढ़ रहा है।
लेकिन फॉरेस्ट हमारा घट रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें, देखिए एक प्लांटेशन को फॉरेस्ट के को कन्वर्ट होने में 1000 साल से भी ज्यादा लग जाता है। पूरा इकोसिस्टम आपका वो डेवलप करता है जिसमें सारे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। दो 2023 में ये क्लेम किया गया है कि 1420 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट प्लांटेशन हमारा डेंस फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। ये फिगर मैं अपने पास से रमाकांत जी नहीं ला रहा हूं, ये सारा का सारा फिगर भारत सरकार का फिगर है। अब उस 1420 स्क्वायर किलोमीटर को कम से कम आपको 7 से 800 साल देना पड़ेगा अगर आपको कन्वर्ट करना है फॉरेस्ट में। और उस फॉरेस्ट को एक भारत सरकार और रिपोर्ट जारी करती है जिसको कहते हैं वेस्टलैंड एटलस रिपोर्ट। वो एटलस जारी करती है कि भारतवर्ष में नागेश जी कितना डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड का। तो मैं आपको बता दूं कि भारतवर्ष में प्रति वर्ष 0.57% लैंड आपका डिग्रेडेशन हो रहा है, जबकि हम प्लांटेशन जबरदस्त कर रहे हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं है, प्लांटेशन से डिग्रेडेशन आपका खत्म नहीं होने वाला। और जहां पे भी जो लैंड डिग्रेड करेगा उसमें 23% प्रोडक्टिविटी उस लैंड का खत्म हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी का खत्म होना मायने रखता है। पूरे वर्ल्ड में 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो लैंड है वो डिग्रेडेड लैंड है, और इनका जो रफ्तार है वो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर प्रत्येक वर्ष हमारा जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम फॉरेस्ट को बचा नहीं पा रहे हैं। आज देखिए क्या हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में। प्रसाद साहब ने जो अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि कहां से पानी आ रहा है, कैसे गिर रहा है, कैसे। नॉर्थ ईस्ट को देख लीजिए सर, आज जो नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आया है आसाम में, कितने लोग मरे हैं। आसाम को तो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं ना। आप समझ सकते क्यों ऐसा हो रहा है? ये हो रहा है कि इंडियन ओशन का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ गया, और ये टेम्परेचर सी सरफेस वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, और जिसकी वजह से आपका वो तबाही आए। 10.64% ही पूरे नॉर्थ ईस्ट में वेरी डेंस फॉरेस्ट है, जिसका की डेंसिटी 70% है, उसके आसपास होगा। हम लोगों ने तो गजब की हालत कर दी है पूरे फॉरेस्ट। पूरे इंडिया में रफली अगर आप देखिएगा तो 13% एरिया ऐसा है जो कि वल्नरेबल है लैंडस्लाइड के लिए, और उस 13% का 42% करता है। जो अभी कह रहे थे अध्यक्ष जी, कोई कहेगा भाई जंगल ना काटो, अब हमारे पास बचा ही नहीं कुछ। अगर कोई ये कहता है कि हमारा जंगल बढ़ रहा है तो मैं असहमत हो जाता हूं। आप जंगल नहीं बढ़ा रहे हो, आप प्लांटेशन कर रहे हो। फॉरेस्ट बनने में उसको 800-900 साल लगेंगे। अभी कल एक रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट ये कहता है कि क्लाइमेट चेंज में जो फॉरेस्ट का जो माइग्रेशन हो रहा है, स्पीशीज के भी माइग्रेशन होते हैं सर, स्पीशीज के भी माइग्रेशन होते हैं, और आइस एज में भी माइग्रेशन हुआ है, और आइस एज के बाद आज भी माइग्रेशन हो रहा है, और एक माइग्रेशन में 400 से 500 साल लगते हैं।
कहीं कहीं तो उस रिपोर्ट ने यह भी पॉलिनेशन के ऊपर कहा है कि पॉलिनेशन से जो पॉलेंस को लेके मॉडलिंग क्या है और बताया कि 800 साल लगते। तो हम उन चीजों को ले रहे हैं जिन चीजों को हमें नहीं छूना चाहिए। पिछले रफली 10 सालों में, अब ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट क्या कहता है, 24 में ये रिपोर्ट आया था और ये रिपोर्ट कहता है कि हमने 2002 से लेकर 2023 के बीच में 4,41,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड, जिसको कि उसने ह्यूमिड फॉरेस्ट कहा है, वो काट दिया गया। और 95% 2013 से 18 के बीच में कटा है और 60% उस पूरे फॉरेस्ट का नॉर्थ ईस्ट 6 राज्यों में कटा है और मैक्सिमम 2016, 2017 और 2023। 2017 में सबसे ज्यादा पेड़ कटे। अभी मैं आपके पास बहुत सारे ऐसी चीजों के साथ आप बैठे ही थे तो एक देहाती औरत एक बच्चे को पकड़े हुए है, एक गोदी में लेके आके चल, वो मेरे मुंह के सामने ही खड़ी होगी। हम अपने सीट पर है और उस पर मेरा लीगल अधिकार है, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक के लिए हम तुरंत खड़े हो क्योंकि हम मेंबर थे। और उस औरत ने कहा कि तुम बच्चों के साथ क्या। थोड़ा सा अनुरोध है कि म्यूट कर ले तो ज्यादा आवाज आ रही। अब ये सिर्फ हमारा कहना था, तो देखा मैंने चेंज फेस के एक्सप्रेशन में उस आदमी को जिसको मैंने उठाया था, जो वहां खड़ा था, लेकिन जब हम खड़े हो गए तो उस आदमी की एटीट्यूड में इतना माइक अनम्यूट कर ले, वो दूसरे आदमी को कहता है प्रसाद साहब माइक अनम्यूट कर ले। तुम वो आदमी बोला तो कह डाला ठीक है बच्चा, एक कॉलेज स्टूडेंट ठीक। हमारा इतना न कहने के बाद भी वो लड़का बेचारा शरीफ अपने उठ करके पखौरी सर अपना म्यूट कर दीजिए सर। ऐसा तो बहुत लोगों के साथ हमारे 1000 बार हमारे साथ हुआ है। हम तो अपने से कम उम्र के सीनियर को बिना लिखा हुआ जनरल सीट जो था उसको हम उठ जाते हैं। अभी हम लोग उतना दूर कहाँ जा रहे हैं? प्रसाद साहब माइक अभी कहाँ जा रहे हैं? उसको जरूर देना चाहिए। दूर कहाँ जा रहे हैं? अभी जब हम गाड़ी रोके, अमिताभ जी फोन करके बता दीजिए, फोन करके बता दीजिए। पखौरी सर माइक म्यूट कीजिए सर। तो अगर हम इधर सटाते तो उसमें मैं क्या कह रहा था कि हमारे पास अगर आप फॉरेस्ट को देखें तो फॉरेस्ट का नुकसान जो हो रहा है वो उस फॉरेस्ट के नुकसान से सिर्फ फॉरेस्ट नहीं जा रहा है सर, आपका पानी भी जा रहा है। हमारे पास इंडिया 2.4% हमारा लैंड शेयर है, 18% पॉपुलेशन है और 4% हमारे पास सिर्फ फ्रेश वाटर है। अमिताभ जी अब आप ऑफ कर दे सर, बड़ा दिक्कत हो रहा है सर, मेरा फ्लो टूट जाता है, मैं नहीं बोल पाऊंगा, फिर बड़ी दिक्कत होगी। यस, तो 4% हमारे पास फ्रेश वाटर है। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें, पूरे वर्ल्ड में तो 71% अर्थ सरफेस का 71% सिर्फ पानी है और 96.5% मेरीन वाटर है, सी वाटर है। 1.7% हमारे पास ग्राउंड वाटर है, 1%, दूसरा 1.7% हमारे पास ग्लेशियर्स और आइस स्नो में पानी है और कुछ जो थोड़ा बहुत फ्रैगमेंट है जो ऐसे है। तो पानी आपके पास कहां पे है? जब पानी नहीं है तो आपके पास फॉरेस्ट क्यों काट रहे हो सर आप? अभी जब मैं प्रोजेक्ट पे आऊंगा कि किन किन प्रोजेक्ट में क्या हालात हुए हैं तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा। आप अगर देखें तो बिना इंडिया में करीब 350 टाइप्स के एनिमल्स, मैमल्स हैं। मैमल जो स्तनधारी जानवर होते हैं, जो कि ग्लोबल शेयर उसका 7.6% है। 1224
आपके पास बर्ड्स है जो कि 2% है ग्लोबल शेयर का। 197 टाइप्स ऑफ एम्फीबिया है, जिसको मेढक जिसको कहते हैं, और वो करीब 4.4% है पूरे वर्ल्ड शेयर का। 408 रेप्टाइल्स है जिसमें सांप आता है, और वो आपके वर्ल्ड शेयर का 4.2% है। मछलियां 2546 टाइप्स की मछलियां हैं जो कि 11.7% है आपके वर्ल्ड शेयर का। आपके पास बहुत अच्छा बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन हम उस बायोडाइवर्सिटी को खत्म करने में कोई कमी, कोई गुंजाइश नहीं रखते। अगर आप देखिएगा, इंडिया का जो कोस्टल लाइन है वो 11,098 किलोमीटर का है, अभी रिवाइज किया है 4-5 दिन पहले, और उसका जो मछलियां हैं करीब उस पे 20 सिटीज ऐसे हैं जिसमें 40 मिलियन लोग हैं जो कि मछली मारने पे आश्रित है, और 67% आपके वेस्टर्न कोस्ट पे मछली मिलती है, जो कि आपके जीडीपी का रफली 1.5 से 2% है। अगर मछली खत्म हो रही है तो वो आदमी खत्म हो जाएगा, शहर खत्म हो जाएगा। आप कहां से रोजगार दोगे सर उसको आप? और चौंकाने वाली बात यह है सर कि हमारे पास जो ग्लोबल बायोमास एनिमल का है वो 82% समाप्त हो गया, डिक्लाइन कर गया। जो हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब वो फॉरेस्ट जो कि आप जिसको देखते हैं, जिसमें कि इकोसिस्टम में रिवर भी है, वाटर बॉडी भी है, फॉरेस्ट भी है, एनिमल भी है, वो 47% डिक्लाइन कर गया सर। 25% थ्रेटेंड स्पीसीज हो गए हैं आपके पास जो कि खत्म हो सकते हैं, और 23% जिनका अबंडेंस है वो डिक्लाइन कर गया। प्रसाद साहब की वास्तव में उनकी चिंता बहुत जायज है, बहुत जायज है। अब हम वेस्टर्न घाट पे आते हैं। वेस्टर्न घाट सर एक्चुअली है क्या? देखिए, ये वेस्टर्न घाट हिमालय से भी पुराना सिस्टम है। तो मुसलमानों के पीछे पड़ गया था। अब देखिए, आज पहली बार हम देखे हैं, अब प्रेसिडेंट से कहवाएंगे कि आप यस, ये हिमालय से भी पुराना वेस्टर्न घाट है। तो हम सबसे पहले आपको बताएं कि वेस्टर्न घाट है क्या। अगर बहुत पुराने समय में आप देखें तो गोंडवाना जो एक बहुत बड़ा ह्यूज लैंड मास था, वो अलग होता है, मतलब बाकी लैंड मास से, और वो ड्रिफ्ट करता है, और वो ड्रिफ्ट करने के बाद उसमें अभी जो प्रेजेंट डे गोंडवाना है उसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं? साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, मेडागास्कर है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका। जब हम पर्यावरण जैसे बात करते हैं, जो हरिजन को, औरत को, मुसलमान को, माइक का बार बार अनम्यूट हो जा रहा है। अनम्यूट कर ले सर। तो जब यहां से वो गोंडवाना का जो ह्यूज चंक अलग होता है, तो दो ओशन क्रिएट होता है, एक अटलांटिक है और दूसरा इंडियन ओशन। ये एक ज्योग्राफी का फैक्ट है जो कि आप सभी जानेंगे। जब गोंडवाना और वेस्टर्न घाट कैसे बना? जब गोंडवाना से इंडिया अलग होता है, देखिएगा वेस्टर्न घाट पूरा वेस्टर्न कोस्ट पे 1600 किलोमीटर का एक है हमारे पास स्टेज, 1600 किलोमीटर, और समुद्र की दूरी उसका 40 से 80 किलोमीटर के बीच में पड़ता है। कहीं कहीं तो वेस्टर्न घाट बिल्कुल सी को टच करता हुआ, और 3 जगहों पे इसका गैप है। जैसे एक पाल घाट है, वो 11 किलोमीटर का गैप है।
उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही इंडिया का अलग होता है तो इंडिया का जो एक इनफैक्ट अगर आप देखिएगा पूरा जो उसमें समय निकल जाएगा, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो ऊपर जो क्रस्ट है वो नीचे तैरते हुए प्लेट्स पे है। रफली 6 प्लेट्स है हमारे पास। इंडिया जिस प्लेट पे है उसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहते हैं। वो ड्रिफ्ट कर रहा है नीचे अपने लावा पे। तो जब ये जाता है इंडियन प्लेट और एक हॉटस्पॉट जिसमें कि काफी भूकंप नहीं वॉल्केनोस आता है, जब उससे टकराता है तो बहुत सारे मैग्मा रिलीज होते हैं और वो मैग्मा जमा हो जाता है और जमा होने के बाद वो वेस्टर्न घाट का एक रूप देता है। इसीलिए देखिएगा वेस्टर्न घाट में बहुत उसका वेरिएशन है हाइट का। अभी मैं आऊंगा उस पर भी। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास उन वेस्टर्न घाट के हाइट की वजह से उनका जो क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है। जब क्लाइमेट अच्छा होता है तो लोगों ने वहां पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने फार्म हाउसेस बनाने शुरू कर दिए, बहुत सारे लोगों ने होटल्स बनाने शुरू कर दिए। इससे इंडिया को बहुत नुकसान होता है। वेस्टर्न घाट का जो पूरा एरिया है वो 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर का है और वो जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था कि समुद्र से करीब 40 से 80 किलोमीटर की दूरी पे है वो पूरा का पूरा वेस्टर्न कोस्ट। अब जब ये वेस्टर्न घाट वहां पे बन जाता है तो उससे करीब 81 रिवर्स निकलते हैं, 81, जिसमें कि 56 रिवर्स ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो एक नागेश झा जी को एक श्लोक, मेरा संस्कृत बहुत अच्छा नहीं है तो मैं उस श्लोक पे मैं बात करना चाह रहा था कि मेरा खुल जाता है तो मैं आपको बताता हूं। तो जो 56 जो रिवर्स हैं उन रिवर्स की हालत अगर आप देखेंगे जिसमें कि कावेरी, कृष्णा, हमारे यहां अगर आप देखिएगा हिमालय से करीब 19 रिवर्स निकलते हैं जिसमें गंगा भी। अब उन रिवर्स की हालत बहुत ही बुरी हो गई है और उन रिवर्स में हम लोग आज कुछ नहीं कर सकते। एक रिसर्च हुआ, वो रिसर्च ये कहता है कि गंगा में 1980 से 2000 के बीच में और 2000 से 2016 के बीच में वैज्ञानिकों ने देखा कि 2000 से 2016 के बीच में 16 इंच का ग्लेशियर प्रत्येक वर्ष पिघल के पानी का रूप ले रहा। तो हम और आप कहां पे अब जाएंगे? हमारे पास वेस्टर्न घाट में वो जो रिवर्स है 2024 में कावेरी की हालत ये हो गई थी कि वहां पे मार्च में कि वाटर राइट्स हो गए थे, पानी नहीं था, कावेरी सूख गया था। उल्लंघन में कहानी लिखा आप जी। अब अगर आप वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट के बारे में जानना चाहेंगे तो अलग अलग एस्टिमेट्स हैं। देखिए 1973 से लेके 1995 के बीच में ये देखा गया सैटेलाइट इमेजरी से कि 25.6% जो फॉरेस्ट कवर है वो खत्म हो गया और वेरी डेंस फॉरेस्ट जो था वो 19.5% खत्म हुआ वेस्टर्न घाट में। और डिग्रेडेशन जो है वेस्टर्न घाट का वो इंक्रीज किया 24.64%। जब मैं पीएचडी करना चाह रहा था तो मैं देहरादून गया। एक वीके डडवाल बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, उन्होंने वो डायरेक्टर है नेशनल ये सैटेलाइट रिमोट सेंटर देहरादून में उस समय थे, अब पता नहीं कहां पे होंगे। तो उनका बहुत अच्छा वेस्टर्न घाट पे काम। उन्होंने क्या किया कि
1920 से लेके 2013 के बीच में ये देखा कि वेस्टर्न घाट का कितना नुकसान हुआ है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो टोटल डिक्लाइन किया फॉरेस्ट वो 35.3% है। ह्यूज सर, इतना आप और हम सोच नहीं सकते ये कैसे हो जाता है, हम लोग कैसे कर ले जाते हैं इतना। और आज की जो स्टडी है 1999 से लेके 2023 तक, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, झांसर वेरी डेंस फॉरेस्ट जी। आपका आंख बंद देखा तो मैंने सोचा कि आपको मैं मुखातिब हूं आपकी तरफ। नहीं, मैं ध्यान मग्न होकर सुन रहा हूं सर जी। यस सर, कि 11,886 स्क्वायर किलोमीटर वेरी डेंस फॉरेस्ट हमारा खत्म हो गया। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हमारा 5,247.2 स्क्वायर किलोमीटर खत्म हो गया, और ओपन फॉरेस्ट हमारा करीब 6,955.7% डिग्रेड हो गया। अब उस दिन मुझे नहीं मालूम, अमिताभ जी, एक लड़का था जो आईएएस की तैयारी कर रहा था, एक सवाल उन्होंने किया था कि वहां का तो फॉरेस्ट एक एलियन फॉरेस्ट है। तो मैं उनको बताना चाह रहा था उस समय, चूंकि मुझे कहीं जाना था तो मैं बता दूं, वहां 4 तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। पहला है एवरग्रीन फॉरेस्ट। आप नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में ऐसा समझ ले, जिसमें सालों भर पत्ती ना गिरे, उसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। ये नॉर्मली ट्रॉपिक्स के आसपास ऐसे फॉरेस्ट होते हैं। दूसरा फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये दोनों का मिक्सचर है। तीसरा फॉरेस्ट है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, और चौथा है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। मैं आपको बता दूं, पूरे कंट्री में 36% इकोसिस्टम जो है वो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का है, जिसका कि बायोडायवर्सिटी 80%, इनफैक्ट 86%। अब लोग कहते हैं ना कि मैंने आपको बताया कि कोविड हो गया, मैंने आपको बताया इबोला हो गया, झांसर एक खान साहब, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उससे भी कुछ एक डिजीज जो हम जानते भी नहीं, निपाह का नाम आपने सुना होगा, रमाकांत पांडे जी। निपाह केरला में 4 डिस्ट्रिक्ट्स में है, और मलेशिया में 523 मिलियन US$ का इसने नुकसान कर दिया। निपाह फ्रूट बैट से होता है कि एक बैट है जो कि फ्रूट खाता है, फ्रूट खाया, उस फ्रूट को फिर आप खाएंगे और आप निपाह के शिकार होते हैं। और 1993 से लेके 2016 या 17 तक 2,39,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट से 4 डिस्ट्रिक्ट्स में समाप्त कर दिए गए। और जब ये समाप्त कर दिए गए, उन्हीं 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ये डिजीज सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक और डिजीज वेस्टर्न घाट में आया, जिसको मंकी फीवर कहते हैं, और इस फीवर का दूसरा नाम भी है। उसका नाम है कयासानूर फॉरेस्ट डिजीज। पहली बार फॉरेस्ट के नाम पे एक डिजीज को आइडेंटिफाई किया गया, उसका नाम है कयासानूर फॉरेस्ट डिजीज, जिसे कि मंकी फीवर कहते हैं। इस फीवर में क्या होता है? हेडेक होगा, हाई फीवर होगा, उल्टी होगी, आपका जो गैस्ट्रो का पार्ट है, पेट वाला पार्ट है, उसमें इंफ्लेमेशन होगा, और फिर डेथ हो जाती है। ये पाया गया कि 1984 में ये सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट में 400 हेक्टेयर फॉरेस्ट काटा गया। और जैसे ये फॉरेस्ट, ये होता कैसे है, जो टिक होता है ना, जिसे कहते हैं जिसे एक तरह का कीड़ा, उसे काटने से होता है, इंग्लिश में टिक कहते हैं। उसके काटने से ये फीवर हुआ, और उस समय फिर ये करीब 2500 लोगों को ये बीमारी हो गई। बाद में जब इसके पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशंस किए गए, तो ये पाया गया कि सबसे ज्यादा उन जगहों पे हुआ जहां पे फॉरेस्ट को काटा गया, और फॉरेस्ट को काट के फिर उन लोगों को बसाया गया, रिहैबिलिटेट किया गया। मैं अपने समय सीमा से ज्यादा बढ़ रहा हूं सर, लेकिन दो तीन चीजें और बता दें प्लीज। मैं आप तो सर प्लीज कह रहे हैं, कल को अमिताभ जी फिर हमें मौका ही नहीं देंगे, बोलेंगे कि आप
अपनी समय सीमा से ज्यादा बोल। नहीं नहीं नहीं, एकदम बोलते जाइए सर, सुनते जा रहे हैं अमृत बानी एकदम। तो इतना अब आप डाटा देखिए, अब देखिए उसमें क्या होता है सर कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्टर, मैं ऑलवेज फॉरेस्टर्स को कहता हूं कि स्पाइनलेस लोग हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी अब खत्म हो गई सर। इनफैक्ट सभी अधिकारियों की खत्म हो गई है। कुछ एक एग्जांपल्स मैं बताता चलूं। एक है गोवा में, जो कि वेस्टर्न घाट में 6 राज्य आते हैं गोवा में, उसमें एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड मॉलन नेशनल पार्क। अब भगवान के नाम पे है, लेकिन भगवान के नाम पे तो हम आजकल महावीर और बुद्ध को ज्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ, भगवान राम का नाम आ जाएगा तो देख लीजिए क्या हो जाता है। वहां पे 3 काम हो रहे थे सर। पहला, एक 2 वे नेशनल हाईवे बना रहे थे। दूसरा, एक रेलवे लाइन है, वो कासल रॉक से मडगांव, बड़ा फेमस नाम है गोवा में, उसके बीच में रेलवे लाइन कर रहे थे। और तीसरा, 400 केवी का एक नेशनल, वो बड़ा सा ग्रिड, जिसमें कि हाई वोल्टेज जो ओवरहेड तार लगाते हैं ना, हाई पावर, वो ले जा रहे थे। अब हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं सर, आप सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस पूरे प्रोसेस में 185 हेक्टेयर फॉरेस्ट काट ले सर। एक यूपी में कहावत है कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सबसे कमजोर विभाग होता है। इसमें 721 टाइप्स ऑफ प्लांट हैं, पाए जाते हैं। 210 बटरफ्लाइज पाए जाते हैं सर। 235 बर्ड्स स्पीसीज हैं, 70 मैमल्स हैं और 43 फंजाई हैं। मैं क्यों बता रहा हूं ये सब आपको? इसके बताने के पीछे आपका मेरा एक रीजन है, और वो रीजन बहुत क्लियर है सर। और वो रीजन ये है कि आपको वो जानना भी चाहिए कि हम सबों में एक क्रोमोसोम होता है, जो कि जिसको अनुवांशिकी कहते, डीएनए होता है। झा साहब का लड़का झा साहब की तरह दिखाई पड़ेगा या झा साहब की मेम साहब के ऊपर जाएगा, वो डिसाइड करता है कि इन दोनों का डीएनए क्या होता है। आप इतने पेड़ों को काट रहे हैं, हमारे पास आज तक पेड़ों की गिनती की सुविधा नहीं है सर। अभी तक 2024 तक हमने 683 एनिमल्स को जोड़ा है और 433 प्लांट्स को जोड़ा है। इसका मतलब अभी जो टोटल बायोडाइवर्सिटी है हमारे पास, हमको पता नहीं कितना है। 1844 से लेके 1854 के बीच में खान साहब, एक आयरलैंड में एक बीमारी लगी। उस बीमारी को कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। मैं जब इंग्लैंड गया था, तो जब जो टीचर हमें पढ़ा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि देखो, इंग्लैंड के लोगों को मारने की जरूरत ही नहीं है। इंग्लैंड को अगर आप मारना चाहते हैं तो आलू खत्म कर दीजिए, लोग मर जाएंगे, क्योंकि आलू खाते हैं। तो जब ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक फाइटोप्थोरा फंगस है, उसकी वजह से ये लगता है, और करीब 1.8 मिलियन लोग मर गए 10 साल में आयरलैंड में उस डिजीज से। तो अब सबसे उसका उपचार कहां मिला? उसका उपचार मिला सोलेनम ट्यूबरोसम, उसका एक बॉटनिकल नेम है आलू का। उसका जो वाइल्ड वैरायटी था उससे क्रॉस कराया गया, और उसके बाद जो नया आलू आया वो रेजिस्टेंट था इस बीमारी से। ऐसे अनेकों उदाहरण है, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो हमें पेड़ों के डीएनए के बारे में, उनके क्रोमोसोम के बारे में, उनके जीन मैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है सर।
और हम काटे जा रहे हैं और हम कह रहे हम नए पेड़ लगा रहे हैं। अरे सर लगा लो पेड़, ये तो वही वाली बात है कि हम बुढ़े लोग हो गए, हमको मार दिए, नए बच्चे आ रहे। तो मैं जो कह रहा था आपको कि ये गोवा में इस तरह का वो कर रहे हैं। अब कोडगु जो एक है जिसको कुर्ग भी कहते हैं, अब कुर्ग, ये जो कोडगु है ये कर्नाटका में, यहां पे ये दो रेलवे लाइन बना रहे हैं। उस रेलवे लाइन का नाम है हुनसूर मैंगलुरु थालासुरु मैसूरू। कोडगु में करीब 5.5 लाख लोग रहते हैं, जबकि फ्लोटिंग पॉपुलेशन 13 लाख से ऊपर हो जाता है उनका जब टूरिज्म बढ़ता है। उसके 25% लोग मलयाली हैं। मलयाली बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव बिजनेस लोग हैं। अब यहां पे वो क्या करेंगे कि इस रेलवे लाइन की वजह से वो करीब 5 लाख पेड़ काटने वाले। मैंने बहुतों को पत्र लिखा, कोई सुनता ही नहीं। वहां के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उसको भी नहीं कोई सुनता। और ये कोडगु 70% वाटर कैचमेंट है कावेरी रिवर का। तो ये वेस्टर्न घाट की हालत लोगों ने कर रखी है। और उस वेस्टर्न घाट की वैसे बहुत सारे हैं ऐसे प्रोजेक्ट, अब हम नाम लेते जाए, श्रावस्ती कर्नाटका में है, फिर 24 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट है, दक्षिण कन्नाडा में है, भीमाशंकर महाराष्ट्र में है, बहुत सबों को बताते हैं। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे जो हो रहा है वो बहुत ही मुश्किल का काम है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे कि जितना आप कमाते हैं आप उसी में से बचाएंगे भविष्य के लिए, भविष्य अपने बच्चों के लिए, और उसी में अपना जीवन यापन करेंगे। इसी को सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। यही सस्टेनेबिलिटी, आपके पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, उस नेचुरल रिसोर्सेस को आप उतना ही खर्च करेंगे जिससे कि आप अपना काम निकाल सके और अपने पोस्टेरिटी में अपने बच्चों को दे सके। लेकिन कौन सुनता है सर? हमारे पास 1% पॉपुलेशन है जो 73% रिसोर्सेज का मालिक है इंडिया में। बहुत अंबानी है हमारे यहाँ, बहुत अडानी है। 1% लोग ऐसे हैं जो कि 53% वेल्थ के मालिक है, और 10% ऐसे हैं जो कि 57% नेशनल इनकम के मालिक है। जिसको कि पिकेटी एक बहुत बड़ा एक इकोनॉमिस्ट है, वो कहता है कि हमारा जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं ऑलवेज कहता हूं खान साहब कि इंडिया इज अ रिच कंट्री विद अ पुअर पीपल। लोग हमारे स्टैटिस्टिक्स को कहते हैं कि अरे सर आप तो हमेशा नेगेटिव चीज लिखते हो, बताते हो, निंदक निरा की आंगन कुटी छवाए। मैं ये कहता हूं कि अगर अभी आप नहीं चाहते, आप आयरलैंड की तरफ बर्बाद हो जाओगे। कोई नहीं रोक पाएगा सर। कितने कोविड के मुहाने पे हम बैठे, हमको पता ही नहीं है, हमको नहीं पता है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अब आप जो भी प्रश्न करना चाहेंगे तो मैं उसका कुछ अगर उत्तर दे पाऊं तो बड़ी कृपा है सर आप लोगों की, अगर कुछ प्रश्न पूछते हैं। रमाकांत जी कुछ बोलेंगे? विद्यानाथ झा जी पर्यावरण मैं बोलूंगा। यहाँ तो दरभंगा में भी लाइन ही कटा हुआ है मुहर्रम के चलते, और वो शुरू वाला मैं सुन नहीं पाया। वो BLO आ गए वेरिफिकेशन के लिए, फिर भी मुझे कुछ प्रश्न पूछना है, वो मैं पूछूंगा। पता नहीं शुरू में इस बात की चर्चा हुई कि नहीं हुई। वो जो माधव गाडगिल कमेटी या फिर और भी उसके बाद 2 शायद बनी थी,
तो उससे जी जी उन कमिटियों की जो रिपोर्ट आई और अभी जो वायनाड में जो इतना बड़ा कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन हुआ, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है वहां पर, उस लेवल पर क्या हो रहा है, कौन सी किस कमेटी की बात मानी गई, कितनी मानी गई, आगे क्या सिचुएशन होने वाला है? देखिए सर, ऐसा है कि ये सब पॉलिटिकल गिमिक्स है। गाडगिल समिति कमेटी की रिपोर्ट थी, बहुत साउंड रिपोर्ट थी, बहुत साउंड रिपोर्ट थी। उसके बाद कस्तूरी रंगन रिपोर्ट कमेटी की रिपोर्ट बना, उनकी बात को नहीं मानने के लिए एक दूसरी कमेटी बनाई गई। उनकी भी बात उन्होंने कहा कि कहा आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। गाडगिल साहब ने कहा था कि देखिए, नो माइनिंग, नो कंस्ट्रक्शन, नो एनक्रोचमेंट, जो सैंक्टम सैंक्टोरम की तरह जो फॉरेस्ट है बिल्कुल आप उसको कंजर्व करिए, नो गो एरिया। उनकी बात को किसी ने नहीं माना। और आज की तारीख पे करीब करीब हमारा, देखिए, पूरे इंडिया में 2% ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इज अंडर इंक्रोचमेंट, मतलब वो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, और पर एनम उसका ग्रोथ रेट 20,000 हेक्टेयर पर एनम के हिसाब से हो रहा है। उसके बाद कस्तूरी रंगन साहब आ गए, ये सब यूपीए सरकार ने किया था। कस्तूरी रंगन साहब ने कहा कि नहीं, आप यहां तक कर सकते हैं, वहां तक कर सकते हैं, ये इसको, उनकी बातों पे होता क्या है ना कि आप रिपोर्ट या कमेटी जो भी बनाते हैं, मेरा तो अपना अनुभव है, रवि चोपड़ा कमेटी बना दी और चारधाम यात्रा का चारधाम पूरा सड़क बना दिया। उसने कहा था कि 5.2 मीटर करिए, इन्होंने 10 मीटर चौड़ा कर दिया। 900 किलोमीटर तक 50,000 पेड़ काट दिए। जोशीमठ डूब रहा है, उसके सारे लाइमस्टोन और एक और जो पत्थर होता है वो सारा वो सिंकिंग शहर बन गया। इसमें सर कोई दम नहीं है सर, कहीं पे कमेटी आप बनाते, चूंकि मैं रहा हूँ, कमेटी तो व्हाइट वॉश करने के लिए बना देते हैं, कुछ नहीं हो रहा उसमें। Another Wayanad is in offing. Yes, we are sitting on too many Wayanad's. अब वायनाड की स्थिति में बता दूं सर, वायनाड में इतना वल्नरेबल होने के बावजूद भी केरला सरकार ने एक पूरे वेस्टर्न घाट के अंदर से घुसा के एक अंडरपास बनाया है, जो कि सड़क को ले जा रहा है और जो आपकी दूरी को करीब 2 से 3 घंटे कम कर रहा है। वायनाड में पाइपिंग इफेक्ट आ गया है सर, जो पेड़ आपने काटा है उसके जड़ से जो पाइपिंग की तरह इफेक्ट आ गया, पानी जो आता है पूरा का पूरा वायनाड को बहा ले जाएगा। आप और हम वेट करिए। ये सरकार कहती है, कोई भी सरकार हो, नागेश झा जी को एनडीए की बात याद आएगी, मैं यूपीए को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। सर आप तो हमारे सभी सरकार ने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है बिना समझे हुए। देखिए झा साहब, ऐसा है कि रिपोर्ट कौन देता है? हम ही तो देते हैं ना सर। हमको तो दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए, चूंकि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तो हम लोग तो स्पाइनलेस हुए पड़े हैं ना। हमको पोस्ट निकलने के पहले एक छोटा सा कमेंट देना चाहता हूँ। हाँ सर, अभी आता हूँ सर आपके पास। और पोस्ट रिटायरमेंट जॉब भी तो चाहिए होता है ना। मैंने एक रिसर्च किया सर, 2019 तक करीब 5 या 6 स्टेट थे जिसमें कि 84% लैंड ट्रांसफर हुआ फॉरेस्ट, और उसमें मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स गॉट द पोस्ट रिटायरमेंट जॉब। मतलब यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। अगला सर, कोई सवाल? झा जी आप कुछ पूछेंगे? आपसे सवाल करने की हिम्मत ही नहीं है, तो आप तो अरे ऐसा ज्ञान है आपको। केवल यही उमा शंकर जी, केवल यही है, आप अपने रहते हुए जो भी भारत में बैरन लैंड है और जो हमारा रेगिस्तान एरिया है, उस पर फॉरेस्टेशन के लिए एक मुहिम चले और आप इसमें अपने बुद्धि से, अपने काबिलियत से इसको आगे बढ़ाइए बस। क्योंकि अब बाकी चीज जो आप कह रहे हैं उसमें कहीं कोई विरोधाभास है ही नहीं। हम लोग, मैं निगेटिव बात नहीं बोलना चाहूंगा, हम लोग रियली में वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द एनवायरमेंट। फॉरेस्ट कट रहे हैं हर जगह, हम लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं
लेकिन बस यही एक उपाय है कि अभी फॉरेस्ट लगाया जाए, जहां लगे, जैसे लगे, और जो जापानी टेक्नोलॉजी जो कि वहां से गुजरात में वो हर जगह हर स्टेट में उसको लागू किया जाए। बस यही मेरा व्यक्तिगत आपसे विनती है, आप अपने पावर से इसको पूरे देश में लागू कीजिए बस। अदरवाइज आपसे सवाल, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कहे, आई एम इनलाइटेंड उमाशंकर जी, मैंने सारा चीज याद कर लिया है अपने मेमोरी में। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा। रंगाराव जी, यू आर रमाकांत जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे। Firstly, Rangarao ji, you want to ask something? Rangarao ji from Mumbai. Yeah, you want to add something in addition to whatever our this expert forest officer has said about environment and about western forest? What you want to say? What you want to comment? Thank you, Amitabh sir. I fully endorse Dr. Umashankar ji. Whatever he said is fully right. But only one thing, sir, my humble submission is that we, the people, have been repeatedly failing to hold the political establishments in power, successive political establishments in power, to hold them accountable. That is my humble submission. That's all. Thank you. I have already posted my views from DSA down to earth. I tend to agree with you, Mr. Rangarao, and honestly speaking, I entirely agree with you. Entirely, I'm in total agreement with you. Sir, the very fact that Gadgil committee was not followed, as you have been telling, and then the subsequent Kasur committee was also not followed, itself speaks volumes of the inaction on the part of the establishments. Yes, okay, sir. Thank you. Yes, thank you. Very good. Okay, रमाकांत जी वन एनवायरमेंट में बहुत एक्सपर्ट हैं। रमाकांत पांडे, यू वांट टू से समथिंग? रमाकांत पांडे जी इनफॉर्मेबल है। एक रमाकांत पांडे, अरे सबसे आज उमेश जोशी जी से तो उनकी आवाज सुनने को तरस गया। कहाँ पे हैं सर आप? कुछ उमेश जोशी जी अभी दरभंगा में हैं और क्लास भी ले रहे हैं, अपना ये भी चला रहे हैं। 8 बजे अब तो क्लास खत्म हो गया होगा। उमेश जोशी जी आप बोलेंगे? उमेश जोशी जी, I am on the plane, so internet problem is there, but I am listening to a large extent, and tomorrow onwards I'll ask question. लेकिन अभी मैं प्लेन में बैठा हूँ अभी। अच्छा ठीक है। Umesh Joshi had gone to Darbhanga. From Darbhanga, he is going back to Lucknow. So okay, so he's on the plane. He won't be able to ask question. So you next time again you will be speaking, because without your speech, our webinar. और यदि ये 1 साल तक हमारा वेबिनार अच्छा से चलता रहा तो हमारे जितने भी मेंबर हैं, जितने भी ये वेबिनार अटेंड करते हैं, उनको तो ज्ञान का भंडार मिल जाएगा। इतना ज्ञान कौन देगा? हर तरह का ज्ञान हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो तुमको किसी तरह करके मंच पे यू वांट टू से समथिंग? ये में मदद से रहना चाहिए। अच्छा प्रसाद, मैं सिर्फ एक तो उमेश जी के ये उमाशंकर बाबू के वार्ता सुनने के बाद उनको हृदय से उनकी सराहना करता हूँ। 1-2 बातें मेरे जहन में आती है, उसको कह देना चाहता हूँ, उसकी कितनी रेलेवेंस है। लेकिन हमने अपने सर्विस पीरियड में ये सब हमने महसूस किया कि फिजिकल कंट्रोल जहां भी है वो सक्सीड नहीं किया है। आपका भी फिजिकल कंट्रोल है फॉरेस्ट पर। जापान में फॉरेस्ट हैव बीन प्राइवेटाइज्ड। अमेरिका में भी हमने देखा है
फॉरेस्ट को प्राइवेट लीज को दे देते हैं और वो अपने इंटरेस्ट पे उसको मेंटेन करते हैं। हम लोग के यहाँ देखिए टैक्सेशन सिस्टम में पहले फिजिकल कंट्रोल था, उसके बाद ऑडिट टाइप कंट्रोल हुआ, उसके बाद सेल्फ असेसमेंट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके वी फाउंड एन इकोनॉमिक सॉल्यूशन। Is it possible for the policy makers of forests, afforestation, to find out an economic solution to this? ये एक सवाल था। और वैसे आपने एक बात कही वो अच्छी नहीं लगी, आपने कहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत ही कमजोर डिपार्टमेंट है। देखिए कमजोर डिपार्टमेंट है, मैं एक जियोलॉजिस्ट होने के नाते थोड़ा बहुत जानता हूँ कि जियोलॉजिकल सर्वे इज टोटली हेल्पलेस इन झारखंड बिकॉज इनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर वैसे भी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट माओइस्ट वगैरह बहुत ज्यादा है, इसलिए even though we know that 40% or 35% of the total mineral resource of the country is in Jharkhand, Bihar is still the poorest country, poorest state of the country. So yes, it's only because somehow it's total lack of coordination between the forest department and the law and order department and the geology or the mineral development department. एक छोटा सा मेरे मन में जहन में था तो हमने उसको कह दिया। हाउ मच इट इज रेलिवेंट आप बेटर जानते हैं। मुझे रिटायर मैं बता दूं सर कमजोर में क्यों कह रहा हूं। ऐसा है, एक लेटेस्ट आपको चीज बता दूं। अभी जामनगर में अनंत थोड़ा सा आप लोगों को बहुत ये बताते हुए आवाज कम कर ले सर, म्यूट कर ले सर। ओके नहीं है, आपको म्यूट कर ले सर प्लीज। हाँ, तो जामनगर में नागेश झा जी एक अनंत अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी के सुपुत्र। आजकल वो एक वनतारा में रेस्क्यू सेंटर खोले हुए और उस रेस्क्यू सेंटर में सर 3000 टोटल अलग अलग बहुत सारे एनिमल्स का है और वो करीब 3000 हेक्टेयर होगा जिसमें कि उन्होंने ये खोला है और बहुत बाड़े बना रखे हैं और एनिमल्स की संख्या वहां पे 46,000 से ज्यादा है। रेस्क्यू सेंटर उसको कहते हैं झा जी जो कि लोकली होना चाहिए और जहां का जो जानवर है वो बीमार पड़ा, चोट पहुंची, उसको तुरंत वहां लाए, अस्पताल में इलाज मिला और उसको ठीक करके फिर जंगल में छोड़ देते। ये सज्जन पूरे विश्व से जानवरों को खरीद रहे हैं और उसका बजट 10,000 करोड़ है। एक कंट्री में सेंट्रल जू अथॉरिटी है जो कि परमिशन देती है कि आप रेस्क्यू सेंटर बनाए। अब सवाल यह है कि एक 10 बाय 10 के कमरे में आपने 15 से 16 लेपर्ड को रखा हुआ है। एक सर्टेन पैरामीटर होता है सर। मुझे यह लगता है कि क्यों आप डरो अंबानी से सर, आप कह दो कि नहीं बना सकते आप। उसका जो वनतारा का जो चीफ है वो डेली वेजर एक हुआ करता था जू में डॉक्टर, उसको बना दिया है। वो वाइल्ड लाइफर भी नहीं है वो। तो मैं इसलिए कहता हूं कि एक अब मेरा मोबाइल खुल गया क्योंकि बीच में मैं झा जी की तरफ ही मुखातिब था, तो बस वो श्लोक बता दूं उसके बाद मैं भी समाप्त करूं कि वो अक्सर पढ़ते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। तो उसमें यही है सर, वो श्लोक कहता है। हाँ, तो मैं वो कहना चाह रहा था कि झा जी अगर
यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो आप इसका अर्थ ये समझिए कि आप उन जगहों पे खामोश रहे जहां आपको बोलना चाहिए था। ऐसा संभव नहीं इकोसिस्टम में कि आपका पृथ्वी पे कोई दुश्मन। आज ज्यादातर नौकरी में हम लोग दुश्मन बनाना नहीं चाहते। हाँ, अब श्लोक पे आते हैं। श्लोक कहता है, आप अगर संस्कृत में गलती होगी तो माफ कर दीजिएगा, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधम कुरु। इसका मतलब यह है, हे पवित्र नदियां गंगा और यमुना और गोदावरी और सरस्वती, हे पवित्र नदियां नर्मदा सिंधु और कावेरी, कृपया इस जल में उपस्थित रहे और इसे पवित्र बनाए। सर पंडित जी, हमारे पास न गंगा रहने वाली है, न कावेरी, न कृष्णा। ये कहां से इस अब श्लोक को हम कब तक गाते रहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गंगा को हम देख रहे हैं, करीब से देख रहे हैं। गंगा को सुनकर आश्चर्य होगा कि 26% ये जीडीपी देता है और 13% ये सरफेस वाटर देता है पूरे गंगा के पास रहने वाले लोगों को। 8 स्टेट से गुजरती है सर, नहीं 11 स्टेट से, और 8 कंट्री से गुजरती है। तो हम लोग तो सर अब उस हद पे आ गए हैं। खाली अब हम कहते तो है कि अब सिर्फ हमको श्लोक पढ़ना पड़ेगा। मान लें पंडित जी हमारे आते हैं ना कि इस जल को लीजिए, आचमन करिए और इसे गंगा जल समझिए। हमारे पंडित जी आगे यही कहते हैं। और हमारी वाइफ बड़ी धार्मिक है, वो जाकर हरिद्वार गई थी तो गंगा जल ले आई थी। ये सर बिल्कुल आस्थाओं का खेल चल रहा है। हमको ग्लेशियर को बचाना पड़ेगा। ग्लेशियर को बचाना पड़ेगा तो 4 धाम यात्रा बंद करना पड़ेगा। जहां की अब 12 महीना 4 धाम यात्रा की बात कर दी है, इसलिए बंद करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे जो गाड़ियां चल रही हैं उसके वजह से ब्लैक कार्बन जा रहा है। ग्लेशियर्स में जो पिघलने का दर है वो बढ़ गया। सर अगला प्रश्न नहीं हो तो फिर आप इजाजत दीजिए सर। मैं करूंगा। हमारे आज लकी हैं हम लोग कि हमारे इस वेबिनार में डॉक्टर उमा शंकर सिंह जी भी हैं और डॉक्टर आशुबोध पंत जी भी हैं। दोनों उम्दा किस्म के हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और भारत के एक एसेट हैं। तो आज उनसे कहिए ना, उनसे कहिए सर कि कोई सवाल तो करें। आशुबोध पंत जी पूछ रहे हैं तो आप दोनों से मेरा यही पूछना है, इतने खतरनाक डाटा को और इतने डरावनी चीज को देख करके अभी जो हमारे आज तो 20-25 आदमी थे, 20 आदमी थे, तो अभी जितने बचे हुए हैं हमारे मेंबर को ये दोनों विद्वान फॉरेस्ट ऑफिसर क्या संवाद देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे जो हम साधारण आदमी उसको करें और फॉरेस्ट की बचत कर सकें, फॉरेस्ट को बचा सकें और पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें। वेस्टर्न पार्ट के फॉरेस्ट के बारे में जो बताया उसको भी बचाने के लिए, और इसके पहले आपने जोशी मठ का भी बताया था उसको भी लिए, और मतलब एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर एक्सपर्ट पीपल और इतने सुंदर डाटा और ऐसे भविष्य के बातों को लेकर के हम लोगों ने चर्चा किया। तो व्हाट सजेशन, simple suggestion which we can do, we can implement so that forest can be saved. ये कुछ 2-4 सजेशन हम चाहेंगे डॉक्टर उमा शंकर जी से और डॉक्टर आशुबोध पंत जी से। पंत जी को मैंने देखा हमारे लिंकेज को और हमारे एडवर्टीजमेंट को, उमा शंकर जी को का लेक्चर है उसको उन्होंने बहुत स्वागत किया था, तो मैंने विशेष फोन करके उनको बुलाया जब हमारा चल रहा था। तो पंत जी आप बोले, पंत जी आप लोग दोनों मिलके क्या सजेशन देंगे जो हम लोग डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें और अपने पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें। इसके अलावा विद्यानाथ झा जी हैं, रमाकांत पांडे जी हैं और कितने बड़े बड़े हमारे पर्यावरण के एक्सपर्ट लोग हमारे साथ हैं। लेकिन लेट मी लिसन
हाँ, आशुबोध जी आपने हैंड रेज किया, बताइए। आशुबोध पंत जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें, आपने हैंड रेज किया है। आशुबोध पंत जी, आशुबोध पंत जी प्लीज से, पंत जी, आशुबोध पंत जी फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, बताइए। आशुबोध पंत जी। चलिए मैं बता देता हूँ, शायद कहीं बिजी हो। हाँ, तो मैं अपने आप को, आई जस्ट वांट टू अटैच माई सेल्फ विथ व्हाट मिस्टर रंगाराव सेड। हेलो हाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही? आ गई सर, आ गई। हेलो, आ गई, हाँ आ गई आपकी आवाज, आपकी आवाज आ गई, आप बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए, बोलिए पंत जी, बोलिए पंत जी, बोलिए। अच्छा, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है। उमा शंकर जी आप बोल रहे थे, आप ही बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ प्रोफेसर गाडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको फॉलो कर लें। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है आवाज उनके आ साथ। रही? आ रही है, आ रही है, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, अब आप बोले। मैं वही कह रहा हूँ कि प्रोफेसर गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट को अक्षर से उसका पालन कर लें, वेस्टर्न घाट बच जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। रमाकांत जी आप क्या बोलेंगे? रमाकांत जी, आपने एक ये निकाला था, अपना वीडियो भेजा था हमारे वेबिनार ग्रुप में एज एन पर्यावरण एक्सपर्ट, बहुत अच्छा लगा था लोगों को। आप क्या बोलेंगे रमाकांत जी? रमाकांत जी माइक को अनम्यूट कीजिए, माइक को अनम्यूट कीजिए, माइक को अनम्यूट कीजिए। ठीक है, तो अब और कोई कुछ बोलना चाहे तो बोलें, नहीं तो चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतवाणी सुनेंगे। अगले बार 2 सन्यासिनी आ रही हैं और वो बताएंगी वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। वो लोग सन्यासी हैं और बहुत अच्छा एक हमारे वेबिनार ग्रुप को धर्म का मोड़ मिला है। ईश्वर की कृपा से ही हमारा ये सब वेबिनार सफल हो रहा है। इसमें हम लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है ये कोई कह नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर की मर्जी नहीं होती तो आज इतने बड़े बड़े विद्वान हमारे जुड़ते नहीं, और दुनिया के हर प्रांत से लोग जुड़ रहे हैं। कुछ और विदेश के लोगों ने हम लोगों को कहा है कि हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, हम उनका बहुत अच्छे तरह से स्वागत करेंगे, उनको सुनेंगे, तो अगले बार उनको भी सुनेंगे। तो हम अब चाहेंगे खान साहब आप शुरू कर दें सर। खान चंद्रेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत कम समय लूंगा। हम सबों को, विश्व को मिल करके उमा शंकर जी के घर को उजाड़ने नहीं दें। उमा शंकर से मेरा मतलब है शिव और पार्वती। यदि हम सच्चे रूप में मानते हैं शिव और पार्वती को, तो बाबा हो विराजित आर्थ, ये मिथिला का बहुत दिनों से कहा गया था कि बाबा जो विराजते हैं, शिव और शंकर जो विराजते हैं, वो जंगलों में। यदि सही अर्थों में हम शिव और पार्वती को के घरों को छीनेंगे, उनके गणों को घरों को छीनेंगे, तो हमें आशीर्वाद कौन देगा? हमें अमृत कौन देगा? उन्होंने बहुत विष का पान कर लिया है, उनका भी गला भर रहा है। डॉक्टर उमाकांत शंकर जैसे विद्वान इस सच को आगे लाते हैं कि ये जो हम अन्याय कर रहे हैं प्रकृति के प्रति, वो मानवता के प्रति है, और प्रकृति सच को साथ देती है
तो जो शुरू में ही अखौरी भाई कुलदीप साहब ने कहा था कि हम जो मंगलमय वातावरण नहीं बना पा रहे हैं, तो हम लय नहीं ला रहे हैं, तो हम प्रलय के बड़े करीब हैं, यहाँ भी यदि हम नहीं रुकेंगे तो फिर तब हम अपने परमात्मा को दोष नहीं दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. और your Thank you. enlightened Thank you. thought, enlightened action has to be taken, and for that, we as a citizen, the simple people, Thank you, sir. Thank you. must get united. Thank you so Thank much, and God bless you. Thank you, sir. Thank you. ओके, सत्यनारायण जी भी थे। सत्यनारायण जी, यू वांट टू से समथिंग? सत्यनारायण जी, ओके, तो हम लोग फिर हाँ बोलिए बोलिए सत्यनारायण जी, जयपुर जी सर, से। मैं उमा शंकर जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इतनी ज्वलंत समस्या पर आज अपने को सबको आंखें खोलने वाली बात बताई। जैसे पृथ्वी पर इंसान जी रहा है, उसी तरह दूसरे अन्य जीव, वन्य जीव, उन सबको भी जीने का अधिकार है। आज जो इंसान विकास के नाम पर इन पेड़ों को कटाई या जो प्रकृति में खलल डाल रहा है, तो इसका नतीजा आज अपने सामने है। लैंडस्लाइड हो रहा है वहाँ पर, अभी उत्तराखंड में और हिमाचल में, जो पर पहाड़ियाँ के साथ साथ कई वन भी नष्ट हो रहे हैं। जो सड़कों पर आज ही पेपर में मैंने देखा था, मंडी जिले में सड़कों पर पेड़ बिखरे पड़े, उनको हटाने वाला कोई नहीं है। तो ये सब प्रकृति में हस्तक्षेप का ही एक नतीजा जो आज अपन देख रहे हैं। तो इनसे मैं, इन्होंने जो बताया उससे बहुत ही सबको प्रेरणा लेकर और अपने जीवन को इस तरह से बनाया कि अधिक से अधिक जो प्रकृति को बचाए, पर्यावरण के संरक्षण में अपना सहयोग करें। इसी के साथ मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप सबको भी, विद्वानों ने जो विचार रखे उन सबके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा। अनिल कुमार जी, आप आए, बस चेहरा दिखाए, कुछ बोल तो दीजिए। अनिल कुमार जी, अनिल कुमार जी, यू वांट टू से समथिंग? अनिल कुमार जी, नहीं, तो फिर ठीक है, हम लोग अगले सप्ताह फिर एक नए धारा पर बात करेंगे, और हम लोग एक नए विचार पर विचार करेंगे और ईश्वर के अस्तित्व को पहचानेंगे। हर लोगों ने ईश्वर को महसूस किया होगा। नागेश झा जी के प्रार्थना से ईश्वर के अस्तित्व का आभास होता है, और हम लोग इसीलिए प्रार्थना को भी रखे हुए हैं। तो अगले रविवार को, शनिवार को और रविवार को भी एक एमिनेंट स्कॉलर मिल गए हैं, वो अभी कंफर्म कर देंगे, फोटो भेज देंगे तो मैं सबको बता दूंगा। और शनिवार को तो पक्का हो गया है, ये हम शनिवार को फिर मिलेंगे और फिर एक नई ज्ञान का अनुभव